सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद देरक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में एंड लॉज ऑफ फोर्सेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है इंट्रोडक्शन अबाउट मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स सिंपली मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी अंडर द एक्शंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज नोन एज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट एंड द डायनेमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी एट मोशन। तो डायनेमिक्स जो है फर्दर क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। Kinematics means study of body in motion but without considering the force which causes the motion, and the kinetics means study of body in motion but by considering the forces which causes the motion. उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हम किस बॉडी को कहते हैं? विच डोंट चेंज इट्स शेप एंड साइज। बट अगर हम जनरल प्रैक्टिस में देखेंगे, नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। अब कुछ बॉडीज जो है उनको हम रिजिड इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उनमें डिफॉर्मेशन जो होती है बहुत स्मॉल होती है। उन स्मॉल डिफॉर्मेशन की वजह से उन डिफॉर्मेशन को हम निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई सम बॉडीज आर कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडीज। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल स्पीड, डेंसिटी, डिस्टेंस एटसेट्रा। The vector quantities are those quantities which have both magnitude as well as direction, for example force, velocity, displacement etc. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास लॉज ऑफ फोर्स। अब लॉज ऑफ फोर्स में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फोर्स। फोर्स सिंपली मीन्स पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे फोर्स किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू ma, वेयर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दैट्स वाई फोर्स इज कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। जब फोर्स जो है बॉडी पे एक्ट करती है तो वो दो चेंजेस उसमें क्रिएट कर सकती है। इट में चेंज इट स्टेट। अब अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन कॉज करवा सकती है, तो अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट कॉज करवा सकती है। तो आइदर इट में चेंज इट शेप और साइज, या तो वो बॉडी का साइज चेंज कर सकती है या फिर शेप चेंज कर सकती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? फोर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली दो यूनिट्स आते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स। अब एब्सोल्यूट यूनिट जो है फर्दर क्लासिफाइड है तीन कैटेगरीज में, FPS यूनिट, CGS यूनिट एंड MKS यूनिट। FPS हमारे पास है फुट पाउंड और सेकंड। इन दिस यूनिट फोर्स इज मेजर्ड इन पाउंडल एंड CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इन दिस यूनिट force is measured in dyne, and MKS stands for meter kilogram and second, and in this unit force is measured in Newton. तो 1 Newton is equal to 10⁵ dynes. So next इसमें जाता है हमारे पास gravitational units. The gravitational units are those units which are used by engineers for practical purposes. Such type of units are generally depends upon weight of the body. तो इसमें जो फर्स्ट आता है FPS फुट पाउंड एंड सेकंड। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास CGS एंड थर्ड इसमें जाता है हमारे पास MKS। तो इसमें FPS में मेजर करते इसको पाउंड वेट, CGS हो गया ग्राम वेट, MKS हो गया किलोग्राम वेट। तो FPS हो गया पाउंड वेट, इसको हम 1, अब पाउंड को 1B से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली 1BF से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू G पाउंडल, इट इज इक्वल टू 32.2 पाउंड्स। तो पाउंड वेट किसके बराबर होता है? 32.2 पाउंड्स के बराबर। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास CGS। CGS यूनिट में हम किस में मेजर करते हैं? इसमें ग्राम वेट में मेजर करते हैं। इट इज इक्वल टू 1 GMWT ग्राम वेट, सिंपली जिसको हम GMF से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपली G डाइन्स। तो इट इज इक्वल टू 981 डाइन्स के बराबर। तो सिंपली वी कंसिडर 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 981 डाइन्स के बराबर। तो थर्ड इसमें जाता है हमारे पास MKS सिस्टम। MKS में हम किलोग्राम वेट में इसको मेजर करते हैं, 1 kg वेट और सिंपली KGF, तो 1 और सिंपली G न्यूटन्स। तो 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है? 9.81 न्यूटन के barabar. Simply we can say that कि 1 kgf is equal to 9.81 न्यूटन और simply 1 kg is equal to 9.81 न्यूटन. सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स. फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और बॉक्स नोटेशन. तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम सिंपली जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो हम लिखेंगे. बॉक्स नोटेशन में हम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने ए बी फोर्स को लिखना होगा तो इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पे लिखेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स को हम यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स. अब फोर्स जो है जनरली फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाइड है: एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्टिव फोर्स, पैसिव फोर्स, एक्शन, रिपल्शन, कंसंट्रेटेड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स एटसेट्रा.
अब एक्सटर्नल फोर्स होता है जो किसी बॉडी पे एक्सटर्नली अप्लाई होगा, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स वी कैन से दैट इंटरनल फोर्स इज सिमिलर टू स्ट्रेस। तो जब भी किसी बॉडी में इंटरनल फोर्स इंड्यूस्ड होती है टू ओवरकम द डिफॉर्मेशंस, जो डिफॉर्मेशंस उसमें प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, दैट इज नोन एज इंटरनल फोर्स। अब एक्टिव फोर्स क्या होती है? द फोर्स विच काजेज द मोशन इन द बॉडी आर चेंज इट्स शेप इज नोन एज एक्टिव फोर्स, एंड द पैसिव फोर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्टिव फोर्स विच प्रिवेंट्स द मोशन ऑफ द बॉडी। बाकी एक्शन, रिपल्शन, कंसंट्रेटेड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, ये सारी बेसिक टर्म ये ऑलरेडी आपको पता है, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस फोर्सेस हियर। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी its effect is same whatever point in its line of action is taken। तो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, उस लाइन ऑफ एक्शन पे हम कोई भी पॉइंट लें, लेट इट बी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, हर पॉइंट पे आपको फोर्स का जो इफेक्ट है वो इक्वल मिलेगा। तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास लॉज ऑफ फोर्सेज। तो लॉज ऑफ फोर्सेज आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सो द डिटर्मिनेशंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स को डिटरमाइन करना, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज। तो रिजल्टेंट फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज, सेकंड इसमें जाता है हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेज, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। पी और क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? फोर्सेज है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज। टेन अल्फा, अगर हमने अल्फा को फाइंड आउट करना होगा, अल्फा मीन्स कि अगर हमारे पास हमने देखना होगा कि रिजल्टेंट जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देन टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज। इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है इट रन्स अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन दैट केस जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो अगर यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, अगर हमारे पास थीटा 0 के बराबर होगा तो इन दैट केस R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली पी प्लस क्यू के बराबर होगा, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू हम इसमें 0 पुट कर देंगे तो R ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पी प्लस क्यू के बराबर आएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन R इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज। तो इन दैट केस रिजल्टेंट इज टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, दैट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस केस में जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है P अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा, क्या अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा। एंड द लास्ट वन इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज में हम क्या करते हैं? इन दैट केस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगॉन की, उसी को हम क्या मानते हैं? रिजल्टेंट मानते हैं, और ये भी अपोजिट ऑर्डर में ही आता है इस केस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सो उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स आर एनालिटिकल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। दिस point is important from examination point of view. So in that case, firstly we have to find the horizontal component of the force and then vertical component of the force, then we can calculate the resultant. तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, इसको डिनोट करते हैं हम समेशन ऑफ H इज इक्वल टू P1 cos थीटा 1 P2 cos थीटा 2 प्लस डैश 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 Pn cos थीटा n। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ V इज इक्वल टू P1 sin थीटा 1 P2 sin थीटा 2 प्लस डैश 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 Pn sin theta n. In case of horizontal component we use cos theta, and in case of vertical component we use sin theta. So therefore resultant is equal to root of summation of H का square plus summation of V का square, and theta is equal to tan inverse summation of V upon summation of H. अगर हम इसमें साइन कन्वेंशंस देखेंगे, अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, जो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी फोर्स उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, एंड जो टुवर्ड्स राइट होगी उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास लैमिज थ्योरम। It states that if three coplanar forces acting on a point in a body keep it in equilibrium, then each force is proportional to sin of angle between them. ये थ्योरम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर 3 कोप्लानर फोर्सेज जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रही है और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रही है, तो हर फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो देयरफॉर P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो यहाँ P पॉइंट जो है इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, Q BC पे आ रहा है और R BC पे आ रहा है। तो P के जो अपोजिट एंगल है वो अल्फा है, Q फोर्स के अपोजिट एंगल जो है वो बीटा है, और R के अपोजिट जो है वो गामा है। तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्सेज के हमारे पास जनरली 2 कंपोनेंट्स आते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एंड नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इन केस ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स
हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, एंड वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए होता है जिसको हम पी वाई से डिनोट करते हैं पी साइन थीटा। सिंपली हॉरिजॉन्टल के लिए हम कॉस थीटा का यूज करते हैं और वर्टिकल के लिए हम साइन थीटा का यूज करते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में थीटा एक ही होता है। उसके बाद इन केस ऑफ नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपके पास थीटाज दो दिए होंगे, अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे। तो P1 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है P साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड P2 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा P साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मैकेनिक्स एंड लॉज ऑफ फोर्सेस। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो